हमारा परम सौभाग्य कि प्रबुद्ध लेखक, विचारवान राष्ट्रीय नेता, हिमाचल प्रदेश के 2 बार पूर्व मुख्यमंत्री रहे, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे, माननीय शांता कुमार जी हैं। वे स्वयं एक प्रबुद्ध लेखक हैं, अनेक पुस्तकें उनकी प्रकाशित हुई हैं। आज भी उन्हें हिमाचल प्रदेश के लोग अंत्योदय पुरुष और पानी वाले मुख्यमंत्री के रूप में जानते हैं। यहाँ जो विमर्श हुआ उसमें उनकी पहले से बहुत गहरी अभिरुचि रही है और जैसे बताया गया, इसके अंग्रेजी संस्करण के लोकार्पण के समय भी उन्होंने विशेष उद्बोधन दिया था। मैं उनसे आग्रह करता हूँ वे आए, हमारा मार्गदर्शन करें। मंच पर विराजमान ख्याति प्राप्त संविधान विशेषज्ञ डॉक्टर सुभाष कश्यप, देश में एक अत्यंत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक बहस शुरू करने के लिए इस पुस्तक के लेखक आदरणीय भानु धमीजा जी और केवल प्रकाशक नहीं, देश हित की पुस्तकों को प्रकाशित करना जिनका मिशन है, ऐसे मेरे मित्र श्री प्रभात कुमार जी और इस सभागार में उपस्थित सम्माननीय विचारवान बुद्धिजीवी नागरिक मित्रों, विद्वानों की विचार आपने बहुत सुने। अब मैं देख रहा हूं आप में से बहुत से लोग इस विषय पर बहुत कुछ जानते हैं, शायद मुझसे अधिक जानते होंगे। विद्वानों की विद्वता के भाषणों में मैं कुछ और अधिक नहीं जोड़ सकता, लेकिन एक साधारण राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में जमीन की व्यवहार की कुछ सच्चाइयां रखना चाहता हूं। 67 वर्ष हो गए, संविधान बनाया, लागू किया और चले। एक बात का विचार करें, चले कहां थे और 67 वर्ष के बाद पहुंचे कहां? ये व्यवस्था, ये प्रणाली किस मोड़ पर हमको लेकर खड़ा उसने कर दिया है। मैं आर्थिक परिदृश्य की बात सोचता हूं, सभी पार्टियों ने बहुत काम किया। मैं बिल्कुल नहीं कहता किसी ने कोई काम नहीं किया। देश में, दुनिया में तेजी से बढ़ती हुई हमारी आर्थिक व्यवस्था, दुनिया के अमीर 15 देशों में भारत का नाम, दुनिया में बढ़ते हुए अरबपति करोड़पतियों में भारत के लोगों की संख्या सुनकर खुशी होती है, प्रसन्नता हो। लेकिन एक और दृश्य भी है। राष्ट्र संघ की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में सबसे ज्यादा भूखे लोग आज भारत में हैं। गरीबी की रेखा से नीचे सबसे अधिक लोग भारत में हैं। हंगर इंडेक्स में भारत सबसे नीचे है। कुपोषण से मरने वाले बच्चों की संख्या दुनिया में सबसे ज्यादा है। दो दृश्य, तेजी से बढ़ती आर्थिक व्यवस्था और दुनिया में सबसे ज्यादा भूखे लोगों का देश भारत। अभी अभी सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण छपा, मुझे दुख है, उस पर चर्चा ही हुई, लोकसभा में भी चर्चा नहीं हुई। उसकी एक बात ध्यान दिलाना चाहता हूं, इस सर्वेक्षण में कहा है इस देश में 60 करोड़ लोग ऐसे हैं जो 1000 रुपये महीने पर गुजारा करते हैं। जरा सोचिए, 1000 रुपये महीने पर बजट बना करके दिखाइए। उन 60 करोड़ लोगों को पूछो देश आजाद हो गया है, वो आंखों से आंसू तो बहाएंगे, आपको कोई जवाब नहीं देंगे। यह है आर्थिक परिदृश्य। अब इसके लिए कौन जिम्मेदार है, एक अलग सवाल। देश का विकास हुआ, सामाजिक न्याय नहीं हुआ। विकास होता गया,
अमीरी चमकती गई, गरीबी झोंपड़ी में सिसकती गई। आज हम यहां पहुंच गए, यह है परिदृश्य। अब इन 67 वर्षों के बाद ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के अति भ्रष्ट देशों में भारत का नाम आ गया। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में भ्रष्टाचार फैल गया और मैं सोचता हूं लोकतंत्र नहीं रहा, चुनाव तंत्र बन गया। हर वर्ष चुनाव। जिस देश में दुनिया में सबसे ज्यादा भूखे लोग रहते हैं, जिस देश में 60 करोड़ लोग 1000 रुपये महीने पर जीते नहीं, घुट घुट करके मरते हैं, उस देश में हम हर साल चुनाव करते हैं, हर साल चुनाव करते हैं। करोड़ों अरबों का खर्चा, पूरे 5 साल देश चुनाव मूड में रहता है। गरीबी दूर करने का मूड कभी बनता ही नहीं है। तो मुझे लगता है देश का लोकतंत्र चुनाव तंत्र बन करके रह गया। अभी अभी सुकमा की खबर आई, 24 शहीद हुए। मेरे प्रदेश के भी 2 शहीद हुए, के घर में गया था। ये नक्सलवाद इस समय लगभग 68 जिलों में नक्सलवाद प्रभावित हो गया। और उस संबंध में मैं एक रिपोर्ट देख रहा था, देश के 17 विद्वानों को भारत ने एक कमेटी बनाई कि सोचो विचार करो नक्सलवाद क्यों बढ़ा। बहुत कुछ लिखा है। मुख्य कारण आर्थिक विषमता, मुख्य कारण चमकती अमीरी, तरसती गरीबी। और उसमें एक वाक्य है जिसकी ओर ध्यान देना चाहिए। मैंने एक बार राज्यसभा में यह वाक्य भी कोट किया था, गवर्नमेंट शुड नॉट हैव वेटेड, गवर्नमेंट शुड नॉट हैव वेटेड फॉर द नक्सलाइट मूवमेंट to do its duty towards the poor people of this area. गरीबों के प्रति अपना कर्तव्य निभाने में सरकार को नक्सल मूवमेंट का इंतजार नहीं करना चाहिए। आज 68 जिलों में नक्सलवाद फैल गया, यह स्थिति। और फिर देश की बढ़ती जनसंख्या का संकट, करोड़ से बढ़कर हम 125 करोड़ हो गए। प्रदूषण की स्थिति यह है कि देश की राजधानी दिल्ली गैस चैम्बर बन गया। मैं हिमाचल से यहां आता हूं, दम घुटने लगता है, सैर करने को दिल करता है तो सोचता हूं मैं जो सांस ले रहा हूं उसमें क्या मेरे शरीर के अंदर जा रहा है। और यूपी के अंदर 264 पोस्टें चपरासी, 23 लाख लोग उम्मीदवार, बीए, एमए, 7 पीएचडी। कब विचार करेंगे नई प्रणाली का, कब करेंगे विचार? आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले अधिवेशन में एक कार्यक्रम बनाया। प्रधानमंत्री जी और हमारे राष्ट्र अध्यक्ष 20-20, 25-25 सांसदों को मिले। मैंने ये बात कही, मैंने कहा बढ़ती जनसंख्या का दानव आपकी सभी योजनाओं के फायदे को निगल जाएगा। क्यों बढ़ रही है जनसंख्या? यदि चीन कंट्रोल कर सकता है, हम क्यों बढ़ने दे रहे हैं? अब मैंने एक दृश्य उपस्थित किया है कि हम चले कहां, कोई पहुंचे कहां। अब इन सब बातों का क्या कारण है? केवल शासन प्रणाली ही कारण है नहीं कहता, लेकिन शासन प्रणाली भी इसका कारण है, व्यवस्था भी इसका कारण है। और एक निष्कर्ष तो बिल्कुल साफ है कि 67 वर्ष पहले जिस व्यवस्था प्रणाली को लेकर के हम चले वो पूरी तरह से विफल हो चुकी है, पूरी तरह से विफल हो चुकी है, बल्कि संकट के कगार पर ला करके हमको खड़ा कर दिया। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि विचार किया जाए। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, आप बड़े विद्वान लोग बैठे हैं, विचार कौन करेगा? कम से कम देश की राजनीति शायद विचार नहीं करेगी। राजनीतिक लोगों का
आज की व्यवस्था में निहित स्वार्थ हो गया है। मेरा यह मानना है कि काले धन की सबसे बड़ी फैक्ट्री देश में होने वाले चुनाव है। आगे क्या हो मैं कह नहीं सकता, उसको ठीक करने की कोशिश हो रही है, लेकिन काले धन की सबसे बड़ी फैक्ट्री चुनाव होते हैं, वहीं से काला धन बनता है। काले धन बनने के कारण वहीं से पैदा होते हैं। राजनीतिक नेताओं का अधिकतर आज की प्रणाली में निहित स्वार्थ हो गया। इसलिए देश के विद्वानों को प्रबल जनमत खड़ा करना पड़ेगा। आज से 40 साल पहले मैं हिमाचल का मुख्यमंत्री बना था और 2 साल के बाद मेरा मत हो गया ये प्रणाली देश का सुधार नहीं कर सकती। मैंने अपनी तरफ से कोशिश किया, कुछ हुआ, बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन वर्तमान शासन प्रणाली भारत की परिस्थितियों के लिए बिल्कुल उपयुक्त नहीं है। ये उस समय से मेरा विचार हुआ है और इसलिए आवश्यकता इस बात की है नया विचार किया जाए। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। मैं और भैरव सिंह शाखावत कई बार उनके पास जाकर बड़े निकट से बातें करते। हमने कहा इस प्रणाली को बदले बिना कोई गुजारा नहीं। आपको याद होगा अटल जी ने चर्चा शुरू की, कुछ नेताओं से बात की, संविधान विचार करने के लिए आयोग भी बना, बात वही की वही रह गई। इस पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है। 2 बातें और कहना चाहूंगा। सिंगापुर में लोकतंत्र है, छोटा सा देश, भारत के बाद शायद स्वतंत्र हुआ, आज खुशहाल है हर दृष्टि से। तो सिंगापुर का लोकतंत्र कंट्रोल्ड है, संयमित है, अनुशासित है। भारत का लोकतंत्र पूरी तरह से उच्छृंखल है। इसलिए हम जहां जाना चाहते थे वहां नहीं पहुंचे। मुझे 2-3 बार दुबई जाने का मौका मिला। दुबई का शासन, प्रशासन, खुशहाली, बड़ा हैरान हुआ। मेरी बेटी वहां है, मेरे दमाद से पूछा इतनी खुशहाली, इतना अनुशासन क्यों है यहां पर? उसने थोड़े कहते आप बताइए, नाराज मत हो ना, यहां नेता नहीं है, लोकतंत्र नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर। मेरी बेटी रात के 12 बजे अकेली ड्राइव करके एयरपोर्ट पर हमें छोड़कर चली गई। हमारा दिल धक धक करता रहा। तो कहता जी चिंता ना कर, ये दिल्ली नहीं है तो भाई। क्या आप भी हम सोचेंगे नहीं, छोटे छोटे देश यदि खुशहाल हो सकते हैं और बिना लोकतंत्र के खुशहाल हो सकते हैं, समथिंग इज रॉन्ग समवेयर। कहां है ये, कब ढूंढे, उसकी कब कोशिश करें। इसलिए मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि इस संबंध में निश्चित रूप से हमें विचार करना चाहिए, एक आयोग बनना चाहिए जो विचार करे। मेरे विद्वानों ने बहुत सी बातें कही है, मेरा जो व्यावहारिक अनुभव है उसके मुताबिक आज की प्रणाली में भ्रष्टाचार निहित है, आज की प्रणाली में अस्थिरता निहित है, आज की प्रणाली में ये जो 2 सालें हो गए मैंने जिनका वर्णन किया, इनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी वर्तमान प्रणाली में। बाकी इस प्रणाली के संबंध में बहुत सी बातें मेरे मित्रों ने कही हैं। मैं एक निवेदन आप सब बुद्धिजीवियों से करना चाहता हूं कि देश के सामने बहुत बड़ा संकट है, कश्मीर से लेकर नक्सलवाद तक, बढ़ती हुई गरीबी, झोंपड़ी में करोड़ों लोग कब तक इंतजार करें। हमारे भाषण में उनकी आंखों के आंसू नहीं पूछे। मैं हमेशा अंत्योदय और स्वामी विवेकानंद के दरिद्र नारायण की बात सोचता रहा हूं और मुझे जब भी वक्त मिला मैंने योजना को शीर्षासन करवा करके झोंपड़ी से अपनी बात शुरू। मैं सचमुच कह रहा हूं, दिल्ली में रहने वाले लोग और भारत के भाग्य विधाता कहे जाने वाले लोग इस देश की झोंपड़ी का दर्द बिल्कुल नहीं समझ रहे हैं।
बिल्कुल नहीं समझ रहे। हिमाचल को बहुत गरीब प्रदेश नहीं है। 6 महीने में मेरे चुनाव क्षेत्र के चंबा क्षेत्र का एक हमारा कार्यकर्ता बुजुर्ग मेरे पास आया, कई बार आया, नेता बेरोजगार है, आपने कहा था दिल्ली में सरकार बनाओ, मोदी जी को वोट दो। एक नहीं, पूरे के पूरे वोट दिए। परेशानी उसके घर के अंदर, कहता बेटे की शादी करनी, एक बच्चा हो, नौकरी मिली। मैंने जो कहना था उसको कहा। वो कई बार आया था मेरे पास। जब जाने लगा, लोग बैठे हुए थे, मुझे कहा नजदीक आओ, और आंखों में आंसू भर कर कहने लगा, अगर कोई काम धंधा नौकरी देने के लिए आपके पास नहीं है, मुझे गोली तो मार सकते हो। उसकी आंखों में आंसू थे। इस देश के भाग्य विधाता झोंपड़ी के दर्द को नहीं पहचान रहे, बिल्कुल नहीं पहचान रहे। 60 करोड़ लोग 1000 रुपए महीने पर गुजारा कर रहे हैं। चपरासी की पोस्ट के लिए पीएचडी अप्लाई कर रहा है। और हमको लगता है शासन प्रणाली पर विचार करने की अभी जरूरत नहीं। कब जरूरत होगी? कब जरूरत होगी? स्थिति बिल्कुल संकट के मोड़ पर आकर के खड़ी हो गई। इसलिए बहुत बड़ी आवश्यकता इस पर विचार करें। आज की प्रणाली बिल्कुल पूरी तरह से विफल हो चुकी है। देश की व्यवस्था के लिए नई प्रणाली चाहिए। जडेजा जी ने एक बहस शुरू की। अब अध्यक्षीय प्रणाली, भारत की जरूरत, भारत की आवश्यकता के मुताबिक उसमें को बदल परिवर्तन किया जा सकता है। दुनिया की बहुत सी प्रणालियां जिनका अध्ययन किया जा सकता है। ये काम विद्वान करे, एक आयोग बने, विद्वान बने। मैंने कहीं किसी देश में होने वाली एक लिस्ट प्रणाली के बारे में पढ़ा, मुझे बहुत अच्छी लगी। उस देश में कोई उम्मीदवार नहीं होता जो वोट मांगता है। हर पार्टी जितनी सीटें हैं उतने अपने उम्मीदवारों का नाम चुनाव आयोग को दे देता है। वोट पार्टी को पड़ता है, वोट विचारधारा को पड़ता है। व्यक्ति कोई सामने नहीं होता, विचारधारा को वोट पड़ता है। और जितने प्रतिशत वोट आए उतने प्रतिशत उम्मीदवार घोषित चुनाव आयोग का देगा। अच्छी बात। दुनिया में शासन प्रणालियों का अध्ययन करें और उसके आधार पर विचार किया जाना चाहिए। मैं समझता हूं जडेजा जी ने बहुत अच्छी बहस शुरू की है। आप राजनीति पर बहुत ज्यादा भरोसा मत करें, उनको तो न्याय प्राप्त हो गए। मैं कई बार बात करता हूं, अटल जी के इसमें बात की हमने कि रोज रोज के चुनाव बंद करिए। मुझे लगता है ये तो क्रिमिनल है इस देश के अंदर रोज चुनाव करना। करोड़ों अरबों रुपए खर्च होते हैं, पूरे देश का समय बर्बाद होता है। और जितनी बार चुनाव ज्यादा होगा उतना अधिक कालाधन जनरेट होगा। 5 साल में एक बार चुनाव। मैं और शेखावत जी ने अटल जी से बात की थी, उन्होंने 2 ऑफिसर भी की, हमसे चर्चा हुई, बैठे बातचीत की। और यहां तक भी बात आई, सब प्रकार के चुनाव पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक 5 साल में केवल एक बार विचार हुआ था। बात आगे नहीं बढ़ सकती। अब ये बुनियादी चीजें कौन करेगा? ये बुनियादी चिंतन मनन परिवर्तन इस प्रणाली में नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन इस प्रणाली में परिवर्तन करना ये भी आज की परिस्थिति में आसान है। इसलिए देश के विद्वान लोगों को, विचारवान लोगों को संघर्ष करना पड़ेगा। एक प्रबल जनमत तैयार करना पड़ेगा और जिस जनमत के आधार पर देश ये विचार करे और आज की शासन प्रणाली में परिवर्तन हो, निश्चित रूप से परिवर्तन हो। कितना परिवर्तन हो, कैसा परिवर्तन हो, अध्यक्षीय प्रणाली हो, कुछ बदल परिवर्तन के साथ हो, इस संबंध में विद्वान लोग विचार करें। मैं बधाई देता हूं जडेजा जी आपको, आपने बड़ी आवश्यक साम्य ऐतिहासिक बहस शुरू की है और यहां बहुत विद्वान बैठे हैं। मैं उनसे प्रार्थना करूंगा इस बहस को हम अपने अपने क्षेत्र में आगे बढ़ाने की कोशिश करें। मैं तो 40 साल पहले इसके पक्ष में हो गया था और मुझे याद है जब मैं वहां विपक्ष का नेता था तो मैंने
हिमाचल विधानसभा में प्रस्ताव रखा था, एक प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन के रूप में हमने प्रस्ताव पास किया था। तो मुझे कहा कि मैंने कहा हम कम से कम बात तो करें, और हिमाचल विधानसभा में रेजोल्यूशन ये पास हुआ था कि इस प्रणाली में परिवर्तन बदल होना चाहिए। आप बहुत विद्वान लोग बैठे हैं और अपने अपने क्षेत्र में बहुत काम करते हैं। मैं यही चाहूंगा ये बहस यहीं पर समाप्त न हो और हम इस बहस को आगे बढ़ाएं, व्यवहार में लाने की कोशिश करें। एक बार जब चर्चा शुरू होती, दुनिया में बड़ी बड़ी क्रांतियां चर्चा से शुरू होती, बड़ी बड़ी क्रांति चर्चा होती है, बातचीत होती है, बातचीत आगे बढ़ती है, जनमत बनता है, सहमति बनती है, उसके बाद क्रांतियां हो जाती है। तो ये क्यों नहीं हो सकता? निश्चित रूप से होगा, करना पड़ेगा। मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले भारत के संविधान को बनाने वाले डॉक्टर अम्बेडकर की बात करें, जिन्होंने संविधान बनाया, 2 साल के अंदर निराश हो गए और कहा कि इस संविधान को जला देना चाहिए। और राज्यसभा में जो चर्चा हुई वो 4 पंक्तियां पढ़कर सुनाना चाहूंगा। 19 मार्च 1955 को पंजाब से राज्यसभा सदस्य डॉक्टर अनूप सिंह ने सदन में, राज्यसभा में चर्चा के दौरान अम्बेडकर के याद दिलाते हुए कहा था, पिछली बार आपने संविधान जलाने की बात कही थी। अम्बेडकर ने कहा, मेरे मित्र अनूप जी ने जो कहा है, मैंने कहा था कि मैं संविधान को जलाना चाहता हूं। पिछली बार मैं जल्दी में इसका कारण नहीं बता पाया, अब मौका मिला है तो बताता हूं। हमने भगवान के रहने के लिए संविधान रूपी मंदिर बनाया, परंतु भगवान आकर उसमें रहते, उससे पहले राक्षस आकर उसमें रहने लगा। ये डॉक्टर अम्बेडकर के शब्द हैं। ऐसे भी मंदिर को तोड़ देने के अलावा चारा ही क्या है? हमने इसे असुरों के लिए तो नहीं, देवताओं के लिए बनाया है। मैं नहीं चाहता कि इस पर असुरों को आधिपत्य हो। डॉक्टर अम्बेडकर संविधान बनाने वाले 2 साल के बाद नहीं, और हम 67 साल के बाद उन्हें विचार करने के लिए भी तैयार नहीं। देर की जाएगी तो बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। आने वाली पीढ़ी हमें क्षमा नहीं करेगी। निश्चित रूप से जल्दी इस विषय पर विचार होना चाहिए, बदल होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए, और हमें इस देश को शहीदों के सपनों का भारत बनाने की कोशिश करनी चाहिए। मैंने अपनी पहली पुस्तक धरती बलिदान की लिखी थी, देश की आजादी के इतिहास में क्रांतिकारी, और कई बार उन शहीदों की याद आ गई तो आंखों से आंसू आ गए, फांसी के फंदे पर जाते। इसमें कौन सा सपना था भारत का? ये सपना था कि राष्ट्रसंघ कहे कि दुनिया में सबसे ज्यादा भूखे लोग भारत में। कौन सा सपना लेकर फांसी के फंदों को चूमा था? एक नहीं, हजारों नहीं, लाखों लोगों ने 1857 से लेकर 1947 तक। आज अगर वो भारत के बारे में सोच सकते होंगे तो क्या सोचते होंगे? मैंने कहीं एक बार कहा था, आज अगर शहीद आजम सरदार भगत सिंह आ जाए भारत में, चंद्रशेखर आजाद आ जाए भारत में, चाफेकर बंधु, एक मां के 3 बेटे, तीनों आजादी की लड़ाई में शामिल हुए और तीनों को फांसी की सजा मिली, अगर आ जाए भारत में और देखें ऐसा भारत, तो शायद आंखें बंद कर ले और कहें हम कहीं गलत जगह आ गए। ये वो भारत नहीं हो सकता जिसके लिए हमने फांसी के फंदे को चूमा था। साधारण बात नहीं। धिमेजा जी जो बहस प्रारंभ की उसके मूल में जाइए। जहां के लिए चले थे वहां नहीं पहुंचे, पहुंच कहीं और गए। संकट गहराता हुआ जा रहा है, लेकिन क्षमा करिए, ऊपर के लोगों को झोंपड़ी की चिल्लाहट, झोंपड़ी के हम नजर नहीं आते। मेरे जैसा व्यक्ति जो नीचे रहता हूं उनकी याद आती है। इसलिए बहुत आवश्यक है, बहुत सामयिक है इस विषय पर विचार करना। परिवर्तन देश में लाने के लिए आप सब बुद्धिजीवियों को बहुत अधिक प्रयत्न करेगा। मैं श्री धिमेजा जी को और
प्रकाश रक्षक की प्रभा जी को बहुत बधाई देता हूं। आदरणीय सुभाष बच्चन जी से बहुत अधिक काम करते रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है हमने आज यहाँ पर जो विचार विमर्श किया है वो यही समाप्त नहीं होगा, आगे बढ़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।